औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सारे खैरियत से होंगे। वाटसा एकेडमी में खुशामदीद कहता हूँ। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा सबसे पहले, ठीक है, जहाँ पे आप बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट देख सकते हैं। और ये बिल्कुल एक नई चीज़ के साथ मैं आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ये मैंने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के पूरे बुक से 12 चैप्टर से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में आए हैं। मुख्तलिफ एक्सपीरियंस टीचर उन्होंने सजेस्ट किया है कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इट मीन कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट डजेंट मीन कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप इसको देखें। तो जो स्टूडेंट्स एटलीस्ट पेपर पास करना चाहता है, ठीक है, वो तो लाजिमी इसको देखें कि मतलब वो कौन से क्वेश्चन है कि जहाँ पे आप वो सेलेक्टिवली उसको भी उठाएं तो उसमें कुछ ना कुछ पोर्शन आ जाता है होपफुली। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से। अब चैप्टर 1 में हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एटम, डिस्कस रिलेटिव एटॉमिक मास ब्रीफली। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो लिहाजा इसको आप मतलब ये कि क्वेश्चन को नोट करें, क्योंकि इसके जो नोट्स हैं तो ये इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के साथ वो अटैच भी करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहाँ से इसको फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता एक्सक्यूज़ मी, लेकिन जो भी इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट मीन के जो हम यहाँ पे कर सकते हैं लिमिटेड टाइम में, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये क्वेश्चन है। दूसरा है कि व्हाट इज़ मोल, हाउ इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो मोल हमारे पास क्या है कि जब एटॉमिक मास, फार्मूला मास या आयनिक मास सारों को मतलब ये कि ग्राम में एक्सप्रेस किया जाए तो इसको हम मोल कहते हैं। लेकिन इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, तो फार्मूला है N इज इक्वल टू M ओवर कैपिटल M। तो ये हमारा हो जाता है नंबर ऑफ मोल। ये हमारे पास है गिवन मास और ये हमारे पास है मोलर मास। क्या है? मोलर मास। तो ये इसका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के जरिए आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा, तो उसके लिए पॉइंट्स है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द सब्सटेंस। ये कभी दिया होता है, कभी आप कैलकुलेट करते हो। अब फॉर्मूला लिख लें, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। एम कैपिटल एम मालूम करे वो आप टेबल से कर सकते हैं। एक्सप्रेस मोलर मास इन ग्राम पर मोल, और ग्राम में इसको एक्सप्रेस करें, ठीक है, एंड यूज द इक्वेशन। अच्छा, तो अब ये मतलब हो गया है। अब लेट सपोज हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया जाए। ये तो हमें मास इन ग्राम दिया गया है। सपोज करते हैं हमें नंबर ऑफ पार्टिकल दिया जाए, हमें कहा जाए कि हमारे पास एक सब्सटेंस है। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, हाउ इट इज रिलेटेड विद नंबर ऑफ मोल। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर, हाउ इट इज रिलेटेड विद द नंबर ऑफ मोल। तो एवोगैड्रो नंबर क्या है, आपको पता है कि Na, और ये 6.023 इंटू 10 रेज़ द पावर 23, ये इस वैल्यू के बराबर होता है। एवोगैड्रो ने इसको कैलकुलेट किया था। अब फॉर्मूला क्या है, तो अगर हमें कहा जाए कि भाई कार्बन है और इसके नंबर ऑफ एटम 1.6 इन 10 रेज़ द पावर -19 एटम्स है। सपोज आप इसका मतलब यह है कि नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है कि N इज इक्वल टू N डिवाइडेड बाई Na। ये फॉर्मूला है। तो N आपका आ जाता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और ये आपका आ जाता है एवोगैड्रो नंबर, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अब इसको आप देखिए, तो इस फार्मूले के जरिए अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो वो एटम्स आएंगे या मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, और ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर। तो ये वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, इससे आपके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के केस में फिर हमारे पास ये वाला फार्मूला है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन गिव्स। केमिकल इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि 2mg प्लस O2, ये हमें दे रहा है 2mgO। ये एक केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। हीट यहाँ पे इसकी जरूरत होगी। अच्छा, ये केमिकल इक्वेशन है। इंफॉर्मेशन हमें ये क्या देगा, तो इंफॉर्मेशन ये बेसिकली हमें देता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे मतलब ये है कि कितने रेशो के साथ, तो इसको अगर हम देख लें, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे क्या। अच्छा, एक और एग्जाम्पल को भी हम चलो इसके साथ देख लेते हैं कि Fe प्लस S, ये आयरन सल्फाइड यहाँ पे आपको बनाएगा FeS, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं कि इसका 1 मोल 56 ग्राम, ये इसका मतलब ये कि एटॉमिक मास है।
इसके 1 मोल और ये 32 ग्राम, ये मोलर मास है, दोनों का 1 मोल है तो इसका मोलर मास है 1 मोल और 88 ग्राम पर मोल। ये इंफॉर्मेशन ये हमें दे रहा है कि कौन सा एटम्स है, कितने रेशो के साथ आए हैं, तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से हम ले सकते हैं। एक और क्वेश्चन है कि व्हाट इज लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजन, एक्सप्लेन हाउ कैन वी आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रीजन। तो लिमिटिंग और एक्सेस रीजन में क्या फर्क होता है? द रिएक्टेंट विच कंज्यूम अर्लियर इन अ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। द रीजन विच कंट्रोल द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रीजन। Excess region, the region which is present in excess quantity is called the excess region. The region which remain unreacted at the end of the reaction, some of the part actually, क्योंकि जब केमिकल रिएक्शन खत्म हो जाता है तो जो रिएक्टेंट पीछे बचता है इसको हम एक्सेस रीजन तो कह सकते हैं। एक्स को मतलब यह है कि जानने का तरीका क्या है, तो जो भी रिएक्टेंट आपके पास केमिकल रिएक्शन को कंट्रोल करता है, जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है, वही हमारा लिमिटिंग रीजन होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। एक और क्वेश्चन है हमारे पास के व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन द थ्योरेटिकल यील्ड। क्यों होता है एक्चुअल यील्ड लेस, क्यों होता है थ्योरेटिकल ज्यादा क्यों होता है? तो एक इसमें ये फैक्टर हो सकता है कि मे बी रिएक्शन कंप्लीट ना हो। ठीक है, कुछ रिएक्टेंट्स हमारे पास किसी और प्रोडक्ट में बाई प्रोडक्ट वहाँ पे बना हो, या मटेरियल लॉस हुआ हो, मतलब है कि सैंपल को यूज़ करते वक्त कुछ मटेरियल लॉस्ट हुआ हो। ठीक है, और रिएक्शन कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन वगैरह, उसके फ़र्क पड़ने से भी चीज़ें चेंज हो सकती है। तो ये कुछ इसके रीज़न है। ह्यूमन एरर भी इसमें है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, बाकी भी है लेकिन वो फिर आप उसके साथ देख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो ले ले, अदरवाइज फिर मैं चैप्टर 2 पे शुरू कर लेता हूँ। अच्छा, तो चैप्टर 2 पे जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अच्छा, चैप्टर 2 पे हम जाते हैं। इस पे जो पहला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, पूरा मतलब यह है कि इसके डायग्राम वगैरह सारे यहाँ पे शो हुए हैं। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, या आप वहाँ से जाके फिर इसको देख सकते हैं। मैं आगे क्वेश्चन पे जाता हूँ कि ये पूरा थ्योरेटिकल है, तो आप इसको वहाँ पे देख सकते हैं। हाउ कैन वी डिटरमाइन चार्ज टू मास रेशो ऑफ कैथोड रेज। आपको पता होगा जे थॉमसन ने इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया था कि मतलब ये कि मुख्तलिफ किस्म के पॉइंट्स पे जब रेज की स्ट्राइकिंग हुई थी, फोटोग्राफी प्लेट पे इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था और इस तरह हुआ था और वहाँ से फिर उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज़ करते हुए क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करते क्या होता है, जब दोनों फील्ड्स को हम इकट्ठे यूज़ करें तो फिर ये स्ट्रेट जाते हैं। तो वहाँ से उन्होंने चार्ज का जो एक्सपेरिमेंट किया था, और बड़ा, अगर आपको याद हो तो अभी इससे पहले MCQs में हमने वही चीज़ डिस्कस की थी कि चार्ज का एक्सपेरिमेंट किसने किया था, तो ये जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, और फिर इसके लिए एक इक्वेशन उन्होंने इस्तेमाल किया था कि BeV इज इक्वल टू mv स्क्वायर आर। BeV इज इक्वल टू mv स्क्वायर आर, ये इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर आपको ये आ जाए तो ये इक्वेशन जे थॉमसन का है। B मैग्नेटिक फील्ड है, V हमारे पास वेलोसिटी है, E हमारे पास चार्ज आन इलेक्ट्रॉन है, M हमारे पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, R हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आगे एक है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये एक हमारे पास क्वेश्चन है कि फाइंड आउट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो मिलिकन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट अगर आपको याद हो तो उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किया था, और उसके मुताबिक इसकी जो वैल्यू थी कि 4.8 × 10⁻⁻10 ES इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और यू कैन से कि Q इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। ये उसके एक्सपेरिमेंट के मुताबिक चार्ज था। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह हुआ था, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको अगर याद हो तो ये इक्वेशन था कि E डिवाइडेड बाई E बाई M दैट इज इक्वल टू M, एंड दैट इज इक्वल टू 1.6022 × 10⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई 1.7588 × 10⁻11 कूलम पर kg। तो इससे हमारे पास जो रिजल्टेंट वैल्यू आई थी वो थी 9.11 × 10⁻31 kg और 9.1096 × 10⁻28 ग्राम। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था।
फिर इसके बाद है व्हाट आर कैनाल रेज, गिव देयर इंपॉर्टेंस। तो कैनाल रेज जिसको हम प्रोटॉन्स भी कहते हैं और पॉजिटिव रेज भी कहते हैं, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंस भी यहाँ पे इसमें मौजूद है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जेम्स चैडविक का एक्सपेरिमेंट है, ये आप इसको देख सकते हैं, वहाँ से आप इसको नोट भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद है कि एक्सप्लेन द मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, गिव इट्स डिफेक्ट। तो बोहर मॉडल था, ठीक है, और उसके डिफेक्ट्स भी यहाँ पे मौजूद है और साथ में उसके इक्वेशन भी मौजूद है। तो इस तरह और भी हमारे पास ये टोटल चैप्टर, उसमें ये कितने क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसका अगर हम हिसाब लगा लें तो ये अच्छे खासे हमारे पास क्वेश्चन, ये तो पूरे बुक से हमने ऑलमोस्ट कोई 123 शॉर्ट क्वेश्चन कलेक्ट किए थे, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो इसको आप वहाँ से मतलब नोट डाउन कर सकते हैं। कुछ मैंने बता दिए, अभी चैप्टर 3 का भी मैं साथ में बता देता हूँ। तो 3 चैप्टर के हम इसमें कवर कर लेते हैं और 3 चैप्टर के मैंने MCQs भी आपको मतलब ये है कि ऑलरेडी बता दिए, तो वो भी आप एक लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये कंटेंट हम इंशाल्लाह अपलोड करके आप वहाँ पे फिर देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं चैप्टर 3 को करता हूँ। अच्छा, तो गाइज अभी हम चैप्टर 3 को करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। चैप्टर 3 में से ऑलमोस्ट 13 शॉर्ट क्वेश्चन है। इसमें जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन है कि वेस्पर थ्योरी आप बताएं। तो वेस्पर थ्योरी क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, जिसको सिजवेक और पॉल ने 1940 में किया था, गिलेस्पी नालोम ने 1957 में किया था। इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, बहुत सारे मीन्स कि यहाँ पे अच्छे खासे इसके पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है। तो लिहाजा आप इसको मतलब कॉन्टेंट्स वहाँ पे जाकर थ्योरेटिकली इसको देख सकते हैं, ठीक है। इसमें मैंने यहाँ पे ज्योमेट्रीज भी बताई कि अगर कितने मतलब नंबर ऑफ एटम सेंट्रल एटम के साथ अटैच हो तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी। अच्छा, फिर इसके एप्लीकेशन भी आगे मतलब यह है कि इसमें डिस्कस किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये इसके एप्लीकेशन का पेज है कि ये देखिए, ये सारे एप्लीकेशन डायग्रामेटिकली मैंने इसके साथ दिए हुए हैं। अच्छा, विच बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, सिग्मा और पाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है, कि सिग्मा स्ट्रॉन्ग होता है या पाई स्ट्रॉन्ग होता है। तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। क्यों स्ट्रॉन्ग होता है? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड में हमारे पास जो कोलिजन होती है वो हेड ऑन कोलिजन होती है। हेड ऑन कोलिजन में जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी होती है वो मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये कोलिजन है तो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस तरह है, या अगर p ऑर्बिटल अटैच हुआ है तो देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हमारे पास x एक्सिस पे होती है। कहाँ पे होती है? इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हमारे पास x एक्सिस पे होती है, इसलिए ये बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इनको ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो ये बड़ा अहम मतलब यह है कि क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल? तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि बड़ा मतलब यह है कि टेबल की फॉर्म में मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। ये टेबल आप मतलब वहाँ पे इसमें 4 पॉइंट्स को पे इन दोनों को डिफ्रेंशिएट किया गया है। व्हाट इज बॉन्ड एनर्जी? डिस्कस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। बॉन्ड एनर्जी क्या है? बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो हमारे पास क्लोरीन और क्लोरीन है, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? तो इसकी बॉन्ड एनर्जी हमारे पास है 2.44 किलो जूल पर मोल, ठीक है। इस तरह H और H, इसकी बॉन्ड एनर्जी कितनी है? तो 4.35 और ये इसकी बॉन्ड एनर्जी है। फिर अगर हम पोलैरिटी के लिहाज से देख लें तो पोलैरिटी HF की ज़्यादा होगी HCl से, इसकी ज़्यादा होगी HBr से और इसकी ज़्यादा होगी HI से। ये इसकी पोलैरिटी वाइज है। यूनिट इसका है किलो जूल पर मोल और किलो कैलोरी पर मोल। राइट डिटेल नोट ऑन बॉन्ड लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम्स, ठीक है, इसको हम कहते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड्स के फिर वो डेटा दिया हुआ है कि किसका मतलब यह है कि वैल्यू कितनी है, वो मैंने यहाँ पे दी हुई है ऑलरेडी, आप इसको वहाँ पे देख सकते हो। व्हाट इज़ आयनिक कैरेक्टर? तो किसी भी मॉलिक्यूल का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि वो कोवेलेंट है या आयनिक है, फिर उसके लिए स्केल है। तो मैंने सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मतलब अगर 0.9 से 1.7 हो तो फिर ये 50% आयनिक होगा, और अगर ये 1.7 हो तो फिर ये आयनिक होगा, और अगर ये 0.9 से कम हो तो फिर ये कोवेलेंट होगा।
व्हाट इज़ डाइपोल मोमेंट, तो वो भी मैंने मतलब यहाँ पे मेंशन किया है मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स को, उसके साथ ही मैंने मेंशन किया हुआ है। और फिर इसका इक्वेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है कि डाइपोल मोमेंट, इसका इक्वेशन ये कि नो इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, ये भी साथ में दिया है, ठीक है। और फिर इसके यूनिट हमारे पास डिबाई, वो भी दिया हुआ है। और 1 डिबाई कितने के बराबर होता है, वो भी 3.335 इंटू 10⁻⁻30 कूलम मीटर, इसके सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। और आगे फिर मॉलिक्यूल्स के वो वैल्यूज़ भी दिए गए हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास कोई 10 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसको आप एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट 3 चैप्टर के साथ में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।